आज से क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर शुरू कर लेते हैं अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट। इसके पहले तक हम लोगों ने अपने स्क्रीन पर पूरी तरीके से अपना चैप्टर खत्म कर लिया है। अभी फिलहाल आपका चैप्टर खत्म हुआ है, न्यूमेरिकल अभी हमारा बचा हुआ है। और जैसा कि हमने कहा था कि चैप्टर के अंदर 4-5 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आपको मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल कैसा है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और एक बार हमने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत कम है। ठीक है, और न्यूमेरिकल कम इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला इसमें बहुत कम है। फॉर्मूला 2 ही फॉर्मूला, और वो दोनों फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग फटाक से रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हमारा वो 2 फॉर्मूला कौन सा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने न्यूमेरिकल पे आएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। हालांकि फॉर्मूला के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, पहला फॉर्मूला हमारा ये वाला था, 1/t है ना, 1/t। याद रखेंगे, इसमें 2 चीज ऐसे हैं जो कि सेम तरीके से लिखा जाता है। जैसे ये है आपका और ये है, ध्यान रखेंगे। हमने कहा था कि इस तरीके से लिख के थोड़ा सा यहाँ पे इसे मोड़ देंगे तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा। और इसको मोड़ना मत, सिंपली ऐसे लिख देना तो ये आपका वेलोसिटी के लिए हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी को आप स्पीड भी बोल सकते हैं, इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख के इसे थोड़ा सा मोड़ दिया है, तो ये किस के लिए हो गया, फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया। तो ये हमारा बेसिकली हुआ करता था फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। और ये कैपिटल टी हमारा क्या कहलाता था, टाइम पीरियड बोलो या सिंपली टाइम बोलो, यानी कि टाइम पीरियड बोलो या फिर सिंपली टाइम बोलो, सिंपल। थोड़ा सा और बात करें तो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता था भाई, HZ हर्ट्ज होता था, सिंपल सी बात है इसका SI यूनिट। टाइम पीरियड का बात करें तो इसका सेकेंड होता था, और डिनोट करते हैं स्मॉल s से, सिंपल। और इसमें तो कुछ खास था क्या, और इसमें कुछ खास नहीं था। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, दूसरा फॉर्मूला था V इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें भी लिख देते हैं। ये हमारा V है तो ये किस चीज के लिए है, हाँ आप दोनों बोल सकते हैं, स्पीड वेलोसिटी बोलो या फिर आप स्पीड बोलो, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका किस चीज के लिए था, ये वेवलेंथ, और ये था आपका फ्रीक्वेंसी के लिए। इसका मतलब आप यहां पे भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें तो वेलोसिटी या फिर स्पीड जो भी बोलो आप सेम है, इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। वेवलेंथ का SI यूनिट, चूंकि ये लेंथ है हमारा, और वेवलेंथ हमारा क्या होता है तरीके से, डिस्टेंस होता है, तो ये हमारा क्या होता है, मीटर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता ही, यहाँ पे आपने लिखा अभी, इसका हो जाता है हर्ट्ज, सिंपल सी बात है। तो यही 2 फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपका ये पांचों का पांचों न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कम है तो न्यूमेरिकल भी कम है। ठीक है, लेकिन एक मोटा मोटी हम आपको आइडिया दे देंगे कि हाँ कैसे बनेगा, और 5 सवाल हमारा इस चैप्टर के लिए काफी है। ठीक है, चलिए लिखना है, यदि आप में से किसी को, तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट है, अच्छा रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसके बारे में पहले से जानते हैं, इसको मिटा देना। बस एक तरीके से रिवीजन हमारा था। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। तो पहला फॉर्मूला हमारा और दूसरा फॉर्मूला, बस। अब सवाल को थोड़ा सा पढ़ा जाए और सवाल पे आते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। जो वैल्यू दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना, 220 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ये वाला साइन इस्तेमाल कर लिया। आगे स्पीड ये बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, भाषा में स्पीड कितना दिया हुआ है, 440 मीटर पर सेकेंड, इसका वैल्यू 440 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या निकालना है आपको, वेवलेंथ, यानी कि आपको निकालना है लैम्डा। लैम्डा आपको पता करना है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, लैम्डा। लैम्डा आपको पता करना है, सिंपल सी बात है।
पता करने से पहले आप ये देखो कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो अपने SI यूनिट में है कि नहीं। बिल्कुल दिया हुआ पहले से, ये अपने SI यूनिट में है, ये भी अपने SI यूनिट में है, सिंपल। अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। चलिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई। हाँ, एक बात और, कैसे पता करेंगे कि फॉर्मूला पहला वाला लगाएंगे दूसरा वाला लगाएंगे? वैल्यू को देखकर। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है, दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालना है, नहीं दिया हुआ है। ये तीनों चीज हमारा दूसरे फॉर्मूले में फिट बैठता है, सिंपल। तो फॉर्मूला हमारा होता है V इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, सिंपल। तो V कितना दिया हुआ है आपको? 440। ये दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, यही तो हमको निकालना है। इनटू फ्रीक्वेंसी कितना? 220, सिंपल। तो 440 रहने दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये आपका लैम्डा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारा 2 टाइम्स, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, ये हमारा 2 टाइम्स। तो सिंपली 2 बराबर लैम्डा। क्या सही है? हाँ, यूनिट लिखना मत भूल जाएगा, नहीं तो नंबर काट लेगा। क्योंकि हमारा ये लैम्डा है और लैम्डा का SI यूनिट मीटर होता है, कहने का मतलब 2 मीटर आपका क्या आ गया? वेवलेंथ आ गया। तो जो यहाँ पे पूछा गया था कि कैलकुलेट दी वेवलेंथ, वो कितना आ गया? 2 मीटर। केवल 2 लिख के छोड़ देंगे, नंबर कट जाएगा। और टीचर इन्हीं सब चीजों के फिराक में रहते हैं कि कहाँ पे बच्चा छोड़ेगा और नंबर काटे। तो यूनिट मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहा गया, देखा जाए। अ साउंड वेव ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये स्पीड दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है, सिंपल। तो सॉल्यूशन नंबर 2 पे आइए। यानी कि V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 339 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा है इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, वेवलेंथ दिया हुआ, यानी कि किसका वैल्यू? लैम्डा का वैल्यू कितना है भाई? 1.5 सेंटीमीटर। यहीं पे थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना है। क्यों सावधान हो जाना है? इसलिए हो जाना है क्योंकि लैम्डा का SI यूनिट होता है मीटर, लेकिन दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो चेंज कर लीजिए इसको सबसे पहले यहीं पे। तो पहले ना पॉइंट को हटाओ, आप क्या लिखोगे? 15/10, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका ये किस में है? सेंटीमीटर में। अब इसको यदि आप कर दो 100 से, तो जो अब आएगा वो आपका हो गया मीटर में। 0 में मत करना, इसको 0 में कन्वर्ट करना ही मत, क्योंकि डेसिमल बड़ा खतरनाक होता है। फ्रैक्शन में रहेगा चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या निकालना है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो बेसिकली आपको इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये वाला वैल्यू आपको पता करना है। ये हमने मोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी पता करना है आपको। फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। आगे क्या कहा गया है? विल इट बी ऑडिबल। क्या जो फ्रीक्वेंसी आएगा क्या वो सुनने लायक होगा? सुनने लायक मतलब किसके सुनने लायक? हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। जब भी बात होगा ऑडिबल का, तो सिंपल सा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का बात होगा इसमें, ना ही ऊपर ना ही नीचे। सिंपल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, बस। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि सुनने लायक है कि नहीं है। चलिए पहले पता करते हैं कि आखिर फ्रीक्वेंसी होगा कितना। तो फॉर्मूला आपको पता है। हाँ, फिर से देख लीजिए। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा सेकंड वाला, सिंपल। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है 339। ये दिया हुआ है क्या? बिल्कुल। कितना अब लिखेंगे? 15/1000। इसमें हमने क्या किया था? सिंपली पहले पॉइंट हटाया तो 10 से डिवाइड किया। मीटर में करना है 100 से कर दिया, सिंपल। इसको डिवाइड मत करना क्योंकि पॉइंट में आएगा, बड़ा खतरनाक होगा। इनटू फ्रीक्वेंसी 339, ये हमारा इधर आ जाएगा तो 1000/15 हो जाएगा, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये कटेगा। पहले इसको ऐसे काट लो। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। ये तो 5 बार में 113, हाँ, और ये हमारा कट जाएगा 200 बार में। तो सिंपली हमारे पास
113 इंटू 200 इक्वल्स टू कितना आएगा? 22,600। एक काम कर लो, कर ही लो ना, क्या दिक्कत है? 113 को 11 सही है ना, 226 और 0 कितना, 1 2 0 तो 0 0 बराबर ये। लेकिन फ्रीक्वेंसी आपने निकाला है, यूनिट लिखना पड़ेगा, क्या होता था? हर्ट्स। तो यहां पे लिखना पड़ेगा एच जेड। तो ये आपका निकला फ्रीक्वेंसी। और अगला सवाल क्या पूछा गया था आपसे? क्या ये ऑडिबल होगा? नहीं, ऑडिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग 20 से लेकर 20,000 तक ही सुन सकते हैं, लेकिन ये है कितना? 22,600, यानी कि ये हमारे सुनने की क्षमता से ऊपर है, ये हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस इट इज नॉट ऑडिबल, हैंस इट इज नॉट ऑडिबल। बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें रीजन नहीं पूछा है ना। रीजन पूछता तो लिखते, क्या लिखते रीजन? ये 20,000 से ऊपर है भाई, इसलिए नहीं सुन सकते हम, सिंपल। तो हैंस इट इज नॉट ऑडिबल। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 हो गया। थर्ड पे आ जाइए, क्या कहा गया थर्ड नंबर? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड मतलब जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। तो पहले लिख लेते हैं, ये 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहां पे आप इसको इसे लिखो, सॉल्यूशन नंबर थर्ड, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। 1 मिनट का बात हुआ है, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा? 60 सेकेंड हो गया। चलिए, ये सवाल ना न्यूमेरिकल पे नहीं बल्कि लॉजिक पे बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, हमने आपको जब पढ़ाया फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि 1 सेकेंड में वो कितना बार वाइब्रेट कर जाता है। हमने वर्ड इस्तेमाल किया था ऑक्सीलेशन, लेकिन हमने ऑक्सीलेशन के बदले एक वर्ड और लिखवाया था, वाइब्रेशन। इसीलिए हमने कहा था कि कई बार वर्ड ऑक्सीलेशन मिलेगा तो कई बार वर्ड वाइब्रेशन भी मिलेगा। तो चलिए, आपको यदि थोड़ा सा याद हो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, तो उसमें ना एक वर्ड लिखा हुआ है इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में वो जितना बार ऑक्सीलेट कर जाए वही उसका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो बताओ वो कितने सेकेंड में हुआ होगा? 1 सेकेंड में। याद रखिएगा, जब दिमाग में इसको बैठा लीजिए, जब भी फ्रीक्वेंसी का बात हो वो 1 ही सेकेंड में होगा, सिंपल। फिर से बता रहे हैं, जब भी फ्रीक्वेंसी का बात हो वो 1 सेकेंड में ही होगा। तो यदि वहां पे मेरा फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दिया हुआ है तो उसको होने में कितना समय लगा होगा? 1 सेकेंड लगा होगा। तो बताइए 60 सेकेंड में फिर कितना होगा? इंटू कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसको आप यहां पे लिखेंगे टोटल वाइब्रेशन। टोटल वाइब्रेशन हमारा कितना हो जाएगा भाई? 100 इंटू 60, यानी कि 6,000 वाइब्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यदि वो 1 सेकेंड में 100 बार वाइब्रेट करता है तो 60 सेकेंड में 6,000 बार वाइब्रेट करेगा। ऊपर नीचे कर जाएगा। और ऊपर नीचे करने का मतलब क्या? अपने सेम हाइट को टच करेगा। कितने बार? 6,000 बार। ठीक है, चल इस तरीके से हमारा ये सवाल बन गया। तो कई बार सवाल फॉर्मूला पे नहीं लॉजिक पे भी आएगा, इसीलिए हमने कहा था कि इसमें ना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? थ्योरी मिलेगा, जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको समझ गए तो सवाल को आराम से बना देंगे। और सब चीज हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है, तो उसमें यदि कोई डाउट है तो आप लोग एक बार उसको जाके पढ़िए, पहले रिविजन कीजिए, उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको इसका न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, एक बार मिटा देते हैं फिर। तो 3 सवाल हमने बनाया, 4 और 5 हमारा देख लेते हैं। मिटा दिया वाला, सिंपल है। सॉल्यूशन नंबर 4 पे आ जाइए, देखा जाए क्या कहा गया इसमें। अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन। अच्छा बताइए अब जरा, हमने पढ़ा है आपको टोन,
मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि चालू होते ही खत्म हो गया, सिंपल, ठीक है। तो टोन का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला होता है साउंड हमारा। तो अब पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, तो सिंपली एच जेड हमको दिख गया, मतलब इस बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी का, सिंपल 500 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब कि एक आदमी ने कोई आवाज सुना जिसका कि फ्रीक्वेंसी कितना था, 500 हर्ट्ज था, सिंपल ऐसे समझो आप। सीटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा ये, चलो सपोज करो कि हम ही साउंड बॉक्स यहाँ है और वो आदमी कितने दूर पे है, 450 मीटर दूर पे है। अरे भाई वो नजदीक में रहे दूर में रहे, हमको इससे क्या मतलब। यहां पे ना आप लोग इसको समझ लोगे तुरंत वेवलेंथ, नहीं ये वेवलेंथ नहीं है, याद रखिएगा। ये ना बेकार का यहाँ पे दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कैसे होते, आपको दिखता कि अच्छा बात हुआ है डिस्टेंस का, 450 मीटर भी दिख रहा हमको इसमें, यानी कि एसआई यूनिट भी दिख रहा हमको इसमें, तो तुरंत आप लोग इसको वेवलेंथ समझ लेते हैं। नहीं, ये वेवलेंथ है ही नहीं, ये सिंपली बता रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी कि साउंड हमारा प्रोड्यूस यहाँ से हो रहा है, आदमी 450 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। आप घर पे बैठो ना, क्या दिक्कत है हमको, आप नजदीक में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मतलब है अपने कॉन्सेप्ट से। तो ये चीज आदमी कितना दूर बैठा हुआ है वो दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला में हमने कभी आपको सिखाया है क्या कि आदमी जितना दूर पे बैठे उसको भी कैलकुलेट करना, नहीं वो कभी नहीं। तो ये सिंपली आपको सवाल थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए और एक तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका हमको कोई मतलब नहीं है। आगे, व्हाट इज द टाइम इंटरवल्स बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स, सिंपली ये टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड इसका क्या होगा देखा जाए। अच्छा इसको कैपिटल भी मत लिखो, स्मॉल भी लिखो, ठीक है। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, टाइम पीरियड हमको नहीं पता, इसमें आपको दो ही चीज दिख रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, पहला वाला सिंपल। तो हैंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, तो हमारा ये दिया हुआ है इक्वल्स टू 1/t। टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो इधर लेके आ जाओ, 500 इंटू टी हो जाएगा, टी को इधर रहने दो, 1/500 हो जाएगा, तो टी इक्वल्स टू डिवाइड कर लो सिंपली, नहीं लगेगा जीरो देंगे पॉइंट, फिर नहीं लगेगा जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो और फिर 0.002, तो 0.002 सेकेंड लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, और ये बात आपको पता चल गया होगा, 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके यूनिट मत भूलिएगा, क्योंकि टीचर ना फिराक में रहते हैं कि बच्चा छोड़े नंबर काटे बस, और आप वहां पे सवाल भी नहीं कर सकते कि सर नंबर क्यों काटे, क्योंकि हक बनता है भाई काटना, आपने नहीं लिखा है यूनिट, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका ये वाला भी सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है सवाल में, जब भी इस प्रकार का मिल जाए कि आदमी इतने दूर पे है, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो इतने दूरी पे है, कोई मतलब नहीं है उसका, उसको गोली मारो, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। हाँ ये सवाल ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सवाल इको के ऊपर है, ठीक है। और इको का मतलब पहले समझा देते हैं, अभी तुरंत हम लोगों ने समझा था अपने स्क्रीन पे। इको का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो बोला वही आवाज आपको खुद दोबारा आके सुनाई पड़ेगा, इसी को हम लोग कहते हैं इको। और याद रखिएगा इको और रिवर्बरेशन दोनों अलग होता है, ठीक है। चलिए देखा जाए, तो एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकेंड, इसका मतलब हुआ, मान लीजिए कुछ देर के लिए मानिए कि हम ही यहाँ पे हैं, हमने कुछ बोला और मेरा बोला हुआ शब्द हमको दोबारा आपस सुनाई पड़ गया, समय कितना लगा, 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि मेरा आवाज जाने से लेकर आने तक टोटल टाइम कितना लिया, 3 सेकेंड। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 1.5 सेकेंड जाने में लगा होगा, 1.5 सेकेंड आने में लगा होगा, सिंपल, ठीक है। तो इको का मतलब, यहाँ देखो सवाल बड़ा मस्त है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज आपको करेगा। तो इको का मतलब हो गया कि मेरा आवाज गया और आया, दोनों जाने और आने का दोनों समय कितना है, 3 सेकेंड। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जाने में लगा होगा 1.5 सेकेंड, आने में भी 1.5 सेकेंड, सिंपल, ठीक है। आगे, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। अब बेसिकली यहाँ पे समझिए इको हमारा कब प्रोड्यूस होगा,
जब सामने में कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, तभी तो हमारा आवाज उससे टकराएगा और दोबारा वापस आएगा। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली डिस्टेंस निकालना है हमको इसमें। ठीक है, चलिए निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सोर्स मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ वहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कितना दूर पे है, यानी कि डिस्टेंस आपको निकालना है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लो आप। पहला चीज तो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 5 है। पहला चीज हमारे पास टाइम दिया हुआ है कितना, 3 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और स्पीड कितना दिया हुआ है, 342 मीटर पर सेकेंड। दोनों अपने SI यूनिट में है, सिंपल। चलिए अब थोड़ा सा ना हम आपको हम जानना चाहते हैं कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। इसमें ना थोड़ा सा समझिए पहले, इसमें आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये सवाल ना नॉर्मली आप इसको ऐसे समझिए, ये सवाल इस चैप्टर के फॉर्मूला पे नहीं बनेगा। ये सवाल हमारा बनेगा नॉर्मल फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आपको क्या लगता है कि हर बार फॉर्मूला ही वाला आएगा? नहीं, एक तरीके से आप समझो तो एक तरीके से यदि देखा जाए, ये आपका क्या है, टाइम है, और ये वेलोसिटी मतलब स्पीड है, सिंपल। और डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हम लोग डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो कई बार ना सवाल बड़ा आसान लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है। तो देख लेना कि सवाल में पूछ क्या रहा है। और ये पहला दो चीज देखना, पहले ही देखना कि सवाल में पूछा क्या है, दूसरा ही देखना कि दिया हुआ क्या है। यदि आपको दिख रहा है कि हाँ फॉर्मूला लग सकता है तो लगा देंगे। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि दो चीज दिया हुआ है, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस पूछ रहा है तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। तो यहाँ पे आप लगाइए कि हैंड्स। लेकिन इसका ना एक मजेदार बात अभी हम बताएंगे आपको, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए डिस्टेंस निकालना है, सिंपल। स्पीड कितना दिया हुआ है, 342, और टाइम पहले 3 ले लेते हैं। 3 आप लोग को बनाओ, आगे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा, 1026। डिस्टेंस है तो किसमें, मीटर में। क्या ये आपका फाइनल आंसर है क्या? नहीं। क्यों नहीं है, अब समझिए। हमको इसमें निकालना क्या था बताओ, कि हमारे द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया गया उससे हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना दूर है। तो हमने यहाँ पे टाइम क्या लिया है, पूरा। तो डिस्टेंस भी क्या निकला, पूरा, यानी कि यहां से गया और आया, पूरा डिस्टेंस यानी कि पूरा साउंड ने जो ट्रैवल किया पूरा डिस्टेंस वो इतना किया। लेकिन हमको ये थोड़ी पता करना है कि टोटल कितना किया, हमको तो केवल ये पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है जिससे हमारा साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसका हाफ कर दो। इसको फिर से समझिए, क्योंकि भाई कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इको वाला सवाल जब भी आए तो टाइम वाइम स्पीड जो दिया हुआ है सब आराम से लगा दो। लेकिन यदि आपसे पूछे कि उस ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने दूरी पे है, तो आपको लास्ट में आंसर निकाल के क्या कर देना, उसका आधा कर देना है। और मान लीजिए कि आपको आधा करने का मन नहीं है तो आप पहले ही टाइम आधा कर लेना, और जब आप लगाओगे फिर आपका नॉर्मल आंसर आएगा, सही आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, टाइम पूरा लगाया है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, पूरा आएगा। यानी कि जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस है साउंड को जाने का और आने का। हमको आने का नहीं चाहिए, हमको बस ये पता करना है कि आखिर वो है कितनी दूरी पे। तो ये हमारा क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, सिंपल। तो इसका आधा कर दीजिए, सिंपल। तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ हैंड्स, डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स एज। इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 513 मीटर। याद रखेगा इसको, कोई डाउट नहीं है इसमें, बस। अब मान लीजिए कि आपको ये काम करना नहीं है, तो सिंपली आप क्या करना कि टाइम यदि पूरा जाने और आने में 3 सेकेंड लगा रहा है तो केवल जाने का ले लो बस 1.5, तो भी आपका सही आएगा, यानी कि 513 ही आएगा। दोनों तरीका आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए
तो इसका एक बार फाइनली स्क्रीनशॉट लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। और यहीं पे हमारा पूरी तरीके से साउंड चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है। साउंड चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो ही गया, इसके साथ ही साथ हमारे क्लास 9th का पूरा फिजिक्स भी कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली क्लास 9th का फिजिक्स बहुत मजेदार रहा। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी और साउंड। तो जितना कुछ आपने क्लास 9th में पढ़ा है फिजिक्स के अंदर खास करके, ये सारा का सारा चीज आपको क्लास 11th में मिलेगा यदि आप साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स लेंगे तब, ठीक है। और वहां पे ये सब चीज ना बेसिक के तौर पे काम करेगा। याद रखिएगा, जो चीज आपने मोशन में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में, वर्क एनर्जी में, साउंड में, जो भी चीज आपने पढ़ा है ना, एक तरीके से आपने क्लास 11th के लिए कुछ नहीं पढ़ा है। वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे ये सब चीज ना बेसिक है। सोचो फिर एडवांस क्या होगा, वो अलग होगा। फिर वो हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी हमारे पास 2 साल टाइम है तो वहां पे देख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से हमारा क्लास 10 का पूरा फिजिक्स कंप्लीट होता है। और खास करके साउंड चैप्टर में जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है, कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखो ये चैप्टर मेरे तरफ से खत्म होता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से खत्म हुआ कि नहीं हुआ ये आपको पता तब चलेगा जब आप इसके बनाएंगे। न्यूमेरिकल्स को बनाइए, क्वेश्चन आंसर टाइप का इसमें सवाल बहुत सारा है, उसको बनाइए। नोट्स हमने जो बोर्ड पे और स्क्रीन पे करवाया उसको लिखिए, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, तो आराम से आपका सवाल बन जाएगा। इसके बावजूद कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।